चलते हैं आज अपने विज्ञान के नए चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक, तो चलते हैं। और ये जो चैप्टर है पर्यावरण की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, और इसके अलावा आपको बताया नहीं गया था अगर हिंदी में निबंध वगैरह भी आता है उसमें, और सामाजिक विज्ञान, किसमें? सामाजिक विज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति मतलब पृथ्वी, और जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन व वन, यानी ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है? प्रकृति ने दी है। ठीक, और इनका उपयोग कौन करता है? जीव ही इनका उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाए प्राकृतिक संसाधन तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं और हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे ये अब है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में दो प्रकार के, एक समाप्य संसाधन, एक असमाप्य संसाधन। यानी सरल उसमें बताया है कि प्राकृतिक रूप, वैसे तो आपने पढ़ा होगा जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन के प्रकार दो बिल्कुल भाषाओं में। समाप्त यानी एक प्रकार नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, समाप्त जो समाप्त हो सकते हैं, असमाप्त जो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। ठीक, देखते हैं समाप्त संसाधन क्या है। ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये उपयोग करते करते समाप्त हो सकते हैं, तो उन्हें समाप्त, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? समाप्त, तो इसलिए इन्हें समाप्त यानी समाप्त संसाधन पूछा जाए तो वे सारे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और उपयोग करने से धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे, उन्हें समाप्त संसाधन कहते हैं। असमाप्त संसाधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। किस मात्रा में? असीमित, व समाप्त नहीं होंगे, मतलब इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होंगी भी नहीं, यानी करोड़ों, लाखों, अरबों वर्ष हो सकता है। तो इससे ये ध्यान रखना, तो वे इनकी मात्रा यानी ये असीमित मात्रा में जो पाए जाएं और जो जल्दी से समाप्त नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है असमाप्य संसाधन। आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन किस प्रकार, प्रबंधन मतलब बचाव उपाय ऐसे किए जाएं कि उनका अच्छे से प्रबंध हो, आगे आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों का प्रयोग कर सके, ये बात। तो देखते हैं क्या प्रबंधन में बताया गया। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए उनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? बचाए रखने के लिए उनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बताया नहीं था कि भविष्य के लिए आप इनको बचाया, इनका ऐसा उपयोग किया जाए कि आने वाली जो पीढ़ी हो उसको कमी न महसूस हो। ये देखो, ताकि आगे बता ही रहा है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें और संसाधनों का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व के स्तर पर कुछ अधिनियम, अधिनियम का मतलब कानून है। ठीक, देखते हैं जैसे गंगा कार्य परियोजना, आपने खूब पढ़ा होगा, नमामि गंगे परियोजना वही है भाई। भारत की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक, तो यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। क्या है? करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा का स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था। कब? 1985 से नमामि गंगे
परियोजना, अब वही मान लो उसका नाम वो पहले ये गंगा कार्य परियोजना के नाम से, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने भारत की प्रमुख नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, ये ध्यान रखना। तो इसी हिसाब से आगे क्या कह रहा है? जल की गुणवत्ता व प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक। जल की गुणवत्ता यानी कितना क्या जल अच्छा है, इसके अलावा इसका प्रदूषण कितना ज़्यादा ये प्रदूषित हो चुका है, इसके लिए कुछ कारक हैं। क्या हैं? जैसे जल का पीएच जो आसानी से सार्व सूचक की मदद से मापा जा सकता है, तो ये गुणवत्ता मापने का एक कारण है। ठीक, आगे देखिए। और जल की गुणवत्ता के लिए आप आगे पढ़ते हैं, जल का पीएच मान, जल का पीएच जो आसानी से सार्व सूचक की मदद से मापा जा सकता है, तो ये कुछ कारक हैं। बीओडी सुना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके द्वारा भी जल की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक, और हमने बताया था जो हमारी प्रमुख नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी में कानपुर से लेकर प्रयागराज तक, कहाँ से? कानपुर से लेकर प्रयागराज तक अधिक प्रदूषित होती है। यहाँ बीओडी की मात्रा अधिक मिलती है। बीओडी मतलब जल प्रदूषक को मापने का एक कारक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, आगे देखते हैं। जल में कोलीफार्म जीवाणु, कौन सा? कोलीफार्म जीवाणु, जो कि मानव की आंत में पाया जाता है। अगर ये जल में होगा तो जल की उपस्थिति में ये जल को संदूषित होना दिखाता है, यानी जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, जो कि सामान्य रूप से मानव की आंत में होता है, लेकिन अगर ये जल में दिखाई दे रहा है तो जल संदूषित हो रहा है। और वैसे भी जो संदूषित जल होता है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र या अंदर के भाग आंत को नुकसान ही पहुंचाता है। जैसे अगर गंदा खाना पानी या प्रदूषित खाना पानी, जैसे खुले की बाज़ारों में मिलने वाली कुछ चीज़ें हैं, तो उनमें क्या होता है, मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं। तो अगर उनका सेवन लगातार व्यक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है उनके ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया है। क्या दिया है? पॉइंट में ये दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर। अब ये आर वो देखो वही बता रहा है 3R, यानी 3 प्रकार के आर। अब आर का मतलब क्या हुआ? तीनों आर का मतलब, एक आर का मतलब होता है रिड्यूस। क्या होता है? रिड्यूस, REDUCE। ठीक, एक आर का मतलब होता है रिसाइकिल। क्या होता है? रिसाइकिल। एक आर का मतलब होता है रीयूज। ये 3 आर है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर यानी इन प्रकार के 3 आरों का प्रयोग करना चाहिए। क्या? देखते हैं। सबसे पहला है कम उपयोग, तो वही जो रिड्यूस पढ़ा है ना, उसी को हिंदी में कहते हैं कम उपयोग। तो यानी जब आवश्यकता हो तब चीज़ों का उपयोग किया जाए, वरना उन चीज़ों को उपयोग में न लाया जाए। पुनर्चक्रण का मतलब होता है पुनः, दोबारा, तो वही रिसाइकिल। क्या मतलब? रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। पुनः उपयोग यानी रीयूज, दोबारा यूज। री का मतलब दोबारा। ठीक, तो ये ही देखिए, तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए 3R हैं। तो अब आप 3R का मतलब समझ गए होंगे। पहला कम उपयोग मतलब रिड्यूस, कम उपयोग मतलब रिड्यूस। इसमें क्या होता है? जब आवश्यकता ना हो तब पंखे बल्ब का स्विच बंद करना, तो वही कम यूज करो भाई। जब आवश्यकता नहीं है तो हम क्यों विद्युत को इतना प्रयोग करें? और विद्युत बनाने में कोयला ये सब लगता है, तो बताओ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो रहा है। तो आगे दूसरा
टपकते नल को ठीक से बंद करना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है और करना भी है। आप अगर कहीं भी देख लें कि नल वेस्ट खुला है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते क्या, बंद ही करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे हमारा कौन सा नल है, दूसरे का चलने दो। अरे तुम्हारा नल नहीं है तो ये जो जल है ये तो भाई साहब सबका है। और हमने बताया नहीं, अपनी पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लगभग 70-71%, लेकिन जो पीने वाला जल है वो कम है, ये ध्यान रखना। ये 70% तो है, ये समुद्र के खारा जल आप पी लेंगे, नहीं पी पाएंगे हैं। तो जो पीने योग्य जल है वो कम है। तो वही अगर टपकते नल को टपक रहा है नल तो उसको ठीक करना, ठीक। यानी अगर आपके घर में भी अगर कोई नल है, लीकेज है, तो उसको आप ठीक करवाएं। या कहीं आप देख लेते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना यूज किया नल को और उसके बाद वही खोल के टोटी चली जाए। गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। तो कम उपयोग करें। और इसके अलावा जल का जैसे पुनः वो उपयोग करें। जैसे कुछ लोग घरों में अपना वेस्ट जल होता है तो उसको फेंक देते हैं। अरे उसको अपने गमलों वगैरह में, घर के गार्डन में उसको डाल सकते हैं तो ऐसे पौधों को भी जल मिल जाएगा और आपका जो जल होगा वो बर्बाद नहीं जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं, आहार भोजन को ना फेंकना, बहुत ही अच्छी बात बताई है, ठीक। कम उपयोग, यानी जो भोजन होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए, है उसको किसी दूसरे जानवर या व्यक्ति के उसमें यूज कर देना चाहिए भाई, तभी तो बहुत अच्छी बात बताई जाती है। हमें तो लगता है सारी शादी पार्टियों में जब खाना वेस्ट होता है तो बड़ा भाई दुख होता है। कायदे से तो वहाँ से एक नामांकन प्लेट लगा देनी चाहिए, क्या, उतना लो थाली में, बर्बाद न जाए नाली में, है बात सही कि नहीं। बिल्कुल स्लोगन लगा देने चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे क्या खिलाना नहीं चाहते हैं, जो ऐसा कह रहा है, अरे भाई साहब खिला खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन अब उतना लो थाली में, बर्बाद न जाए नाली में। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए है। और जो बचे उसको आप किसी गरीब या किसी के यहाँ कई जानवर होते हैं उनके यूज खाने में आ जाएगा कुछ चीज़ें, तो ये कर सकते हैं आप। भाई देखिए, जब शुरुआत हम ही लोग करेंगे तभी शुरुआत होगी। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों करें, जैसे सब लोग खिला रहे हैं वैसे हम भी खिला रहे हैं। अरे तो जैसे सब चलेंगे वैसे तुम भी चलते जाओगे। अरे तो बदलाव किसी एक जगह से शुरू होगा। जब आप बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो आपका मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो आपका गांव बदलेगा, यानी सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो आपका ब्लॉक सुधरेगा, ब्लॉक सुधरेगा तो आपका मंडल सुधरेगा, मंडल सुधरेगा तो आपका राज्य सुधरेगा, और राज्य सुधरेगा तो आपका देश सुधरेगा। शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ती है, जीरो से, ये ध्यान रखना। तो अब आप अपने में देखिए, ये कम उपयोग, यानी इस तरीके से आप, अब ये तो देखो, ये तो समझ हो गई। अब आपने अगर इतना पढ़ लिया तो अब आपकी समझ थोड़ा तो विकसित हो ही गई कि 3R में से एक R का मतलब है रिड्यूस, यानी किसी चीज को कम उपयोग में लाना, ठीक। अब कम आप अपनी तरफ से भी पॉइंट बना सकते हैं, है कि उतना चीज किया जाए जितना जरूरी हो, है वेस्ट ना किया जाए। आगे देखते हैं। अगला दूसरे R का मतलब है पुनः चक्रण, मतलब रिसाइकिल, दोबारा। कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों, प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना। बिल्कुल सही है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कूड़े में फेंक दी जाती हैं जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है तो उनको दोबारा रिसाइकिल करके उनको दोबारा किसी यूज में लाया जाए। और ये हमने बताया था, हम लोगों के पूर्वज बड़े बुजुर्गों को बहुत अच्छे से पता था। पता लगे कोई चद्दर फट गया तो अल्ले उसकी कई तकिया बना डाली, हैं, कई कपड़े फट गए तो उसको अन्य पिलो यानी जो तकिया होती थी उनमें भर के अच्छा वो बिस्तर टाइप का बना दिया। देखो कितना, यानी हमारे जो पुराने लोग थे, दादी नानी बाबा लोग, ये सब कार्य पुनर्चक्रण का कार्य बहुत जल्दी करते थे।
यानी कोई चीज़ अगर खराब हो गई तो उसको ठीक कर लेते थे, अगर उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह हो रहा हो तो उसकी कर लेते थे। आज का समय थोड़ा मॉडर्न युग हो गया है, कुछ लोग अपनी इंसल्टी समझते हैं कि अगर टूट गया तो भैया उसको फेंक दो, वो कहीं दोबारा यूज, मेरे घर में कीमती कीमती चीज़ें हैं और वो रखा रहेगा पुराना, तो लोग कहेंगे अरे देखिए भाई ये टूटा टूटा रखा है। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही है। आप बस ये देखिए कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, बस अगर वो अच्छा है तो हंसते हुए करिए। आपको अगर वो अच्छा लग रहा है और समाज के लिए हितकारी है तो आप उसे करिए। आगे देखते हैं। आगे तीसरे आर का मतलब है पुनः उपयोग। चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें। यही देखिए वही चीज़ें बताई जा रही हैं, फेंकने के बदले उनका बार बार उपयोग करें। अब क्या बताएं आपको, मान लो ग्रामीण जीवन में जो दादा या दादी लोग होते थे, हमने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं, पुरानी चीज़ों को एक से एक अच्छा बना देते थे। आपको हाल ही अभी का कुछ एग्जाम्पल बताएं तो एक रॉक गार्डन आपने सुना होगा। कौन सा गार्डन? रॉक गार्डन। आप वीडियो में देख भी सकेंगे, यूट्यूब में जाके अपना देख लेंगे कि रॉक गार्डन जो है ये कहाँ पर है? चंडीगढ़। कहाँ पर? चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। और ये सारी वेस्ट चीज़ों से बना है, यानी जो कुछ लोग अपने पत्थर या चूड़ियाँ, बोतल वोतल ये सब फेंक देते हैं, तो उन्हीं से एक प्रमुख वैज्ञानिक टाइप के यानी व्यक्ति थे नेक चंद्र। बहुत ही अच्छा कार्य किया नेक चंद्र ने, उन्हीं पूरी वेस्ट चीज़ों से एक ऐसा गार्डन बना दिया, नाम है ये रॉक गार्डन। पुरानी टाइल्स जो फेंक दी जाती हैं, चूड़ियाँ कांच आँच के, ये सब का उपयोग करके इतना सुंदर गार्डन बना दिया कि लोग बाग उसे देखने आते हैं। रॉक गार्डन नमूना है इसी चीज़ों का पुनः उपयोग। बहुत ही अच्छे उसमें रिसाइकिल या पुनः उपयोग के विषय में बताया गया है। ठीक, चलते हैं आगे की। आगे कह रहा है पुनः इस्तेमाल यानी उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्या होती है? बचत। देखिए जो चीज़ दोबारा इस्तेमाल या उपयोग की जा रही हैं वो पुनः चक्रण से बेहतर है। क्यों? क्योंकि पुनः चक्रण हो तो रहा है, लेकिन बिना मशीनों के कहीं पुनर्चक्रण हो पाएगा, तो ऊर्जा उनकी खपत होगी। ठीक, आगे देखते हैं। हमें संसाधनों के प्रबंध की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये बहुत ही सीमित हैं, यानी कम मात्रा में हैं, बहुत ही कम मात्रा में, यानी एक प्रकार से सीमित हैं। तो जो चीज़ सीमित होती हैं वो तुम्हें तो पता होगा वो जल्दी से समाप्त हो जाती हैं। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में अपने यहाँ सुधार हो रहा है तो जनसंख्या में वृद्धि। तो भाई जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है संसाधनों की मांग तो जाहिर सी बढ़ेगी। भाई अभी एक परिवार में 3 लोग थे, अब एक उसी परिवार में 6 लोग हो गए, तो जाहिर सी बात है अब संसाधनों की खपत उसमें ज़्यादा भी तो होगी। ठीक, बिल्कुल सही। और ये जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख समस्या का कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए। कैसे? भाई इस तरीके से ये देखो बताया नहीं कि अगर 3 लोग 6 लोग तो संसाधन बढ़ेंगे। अभी अब आपने पीछे पढ़ा था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रही, यानी ओजोन परत को। तो जब इतने लोग आएंगे तो संसाधन AC फ्रिज ये सब यूज करेंगे, इससे भाई प्रदूषण का तो कारण बनेगा ही, बिजली खपत होगी, ये सब चीज़ें। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि भी एक पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण है। ठीक, तो अब आप या तो वृद्धि है, ये भी नहीं, कोई किसी देश की जनसंख्या वहाँ की मतलब वृद्धि का भी कारण बनती है और वहाँ के प्रदूषण का भी। अगर यही जनसंख्या जागरूक हो जाए हैं और सारे लोग संसाधन के रूप में उपयोग होने लगे बचाव कार्य या GDP बढ़ाने के लिए, तो वही जनसंख्या किसी देश के लिए विकास का कारण बनती।
और वही जनसंख्या किसी देश के लिए उसके ऋण लेने के कारण यानी उसका पूरा एक प्रकार से ढांचा कम हो जाएगा, यानी उसको लोन लेना पड़ेगा जनसंख्या को ज़्यादा पालने पोसने के लिए। तो इस वजह से तो जनसंख्या भी एक प्रकार का प्रमुख संसाधन है, बस उसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है ये देखा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संपोषित विकास। संपोषित विकास और जनसंख्या वृद्धि को भी ये ध्यान रखना आप, कई राज्यों में जनसंख्या मतलब नियंत्रण के कानून आए हैं तो कई जगह आप देखा होगा सुना होगा, कई स्लोगन भी लगाए जाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, यानी और कई जगह हम दो हमारे दो, समझ लो। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो आप प्रदूषण का ये भी कारण बनता जा रहा है क्या, अधिक जनसंख्या। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, संपोषित विकास। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति यानी आने वाली के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। संपोषित विकास यानी इस समय की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी संसाधनों का बचाव किया जा सके। अब देखते हैं आगे, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना होगा क्या, एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण, मतलब ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, आने वाली पीढ़ी भी इनका अच्छे से उपयोग कर सके। भाई अरे जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया हैं तब तो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, जो इसी प्रकार हमें भी ऐसे तरीके करने चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उनका उपयोग कर सके। और हमारे जो पूर्वज बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत अच्छे से जानते थे, तभी देखना उनके समय जितने पेड़ लगाए गए थे हैं आज हम उनके फल खा रहे हैं, उतने आज पेड़ कम लगाए जा रहे हैं। और तब हमें याद है कि किसी के भी खेत में जाओ पेड़ पौधे जरूर मिलते थे। ठीक, आगे देखते हैं। इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोगों को इसका लाभ हो, सबको यानी जो इसका प्रयोग कर सकें अच्छे से। केवल ऐसा नहीं कि जो प्रभावशाली लोग हैं जिनका प्रभुत्व ज़्यादा है उनका, अरे वो तो फिर कभी कभी लोभी हो जाते हैं, अपने लोभ के लिए संसाधनों का गलत तरीके से दोहन करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक, आगे देखते हैं। हालांकि सरकार इन सब कामों में ध्यान रखती है कि जैसे खनन कार्य हो रहे हैं तो गलत तरीके से ना हो, कभी कभी खेतों से बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाल दी जाती है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का एक दोहन है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें भ्रष्टाचार, हमने बताया नहीं, कई चीज़ों में भ्रष्टाचार दिखता है कहो किसी की देख रेख में ऐसा कार्य हो रहा हो, तो ये सब ध्यान रखना है। सबसे मेन सुधार तो तब होगा जब आप स्वयं ईमानदार बनेंगे। सब अगर हर व्यक्ति अच्छे से ईमानदारी पर उतर आए तभी सुधार अच्छे से हो पाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। अब राम राज्य को सुना होगा, राम राज्य में यही तो था कि मतलब जो योजना आए गरीब से गरीब लोग को मिलती थी और वहाँ पे सब लोग संतुष्ट थे, सब लोग संतुष्ट थे, तो जो गलत कार्य चोरी वगैरह ये कुछ होता ही नहीं था। तभी देखा होगा आज की कई सरकारें कह देती हैं हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि राम राज्य बिल्कुल आएगा। तो वही मतलब कि जो योजना आए जिनके लिए आए उनको अच्छे से मिले, ऐसा नहीं कि जो बिचौलिए हैं वो खा जाए। जिनके लिए योजना हो उनको मिले जो उस योजना के लेने लायक हो, लेकिन कुछ लोग दूसरे तरीके से। तो राम राज्य का मतलब ये था कि जिसको जो कमी होती थी उस योजना का पूरी तरीके से उसी को लाभ मिलता था और सारे लोग संतुष्ट रहते थे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। जो अपशिष्ट हैं कूड़ा कचरा में गए तो उनके निपटान की भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं।
वन एवं वन्य जीव संरक्षण, भाई इनको भी बचाना जरूरी है। अभी आपने पढ़ा था पिछले उसमें परितंत्र, तो ये सारे मिलके परितंत्र ही तो बनाते हैं। ये इन पर निर्भर, ये इन पर निर्भर, ये इन पर निर्भर, ये इन पर, जिसे हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र कहा था, इकोसिस्टम। आगे देखते हैं, वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता क्या होती है? जीव जंतुओं में पाई जाने वाली तरह तरह की विविधताएं, यानी तरह तरह के जीव, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के पौधे, तो अपने यहाँ जैव विविधता है। तो जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है प्राकृतिक यानी इसको संरक्षित रखना, कि अगर उस एरिया में कोई भी चीज़ की कमी, मान लिया उस एरिया में पेड़ पौधे हैं और उन्हीं पेड़ पौधों को कम कर दिया तो जानवर ज़्यादा बचेंगे। तो सबकी मात्रा खूब हो, यानी तरह तरह की विविधताएं हों, तो वो होता है जैव विविधता। जैसे अपने यहाँ देखा होगा बारिश के मौसम में विविधता होती है। आप देखना तरह तरह के पेड़, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे, तो उस समय बहुत जैव विविधता होती है। क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक इकोलॉजिकल बैलेंस, स्थायित्व नष्ट हो जाता है। यानी जो बैलेंस है, ये इनको खाते हैं वो उनको खाते हैं, ऐसे जीवन चलता रहता है। अगर यही एक चीज़ें कम हो जाए, मान लिया हमने कह दिया पेड़ पौधे कम हो गए, लोग अब बताओ कौन से ये जो जानवर हैं पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, कैसे रह पाएंगे? अरे स्वयं मानव नहीं रह पाएगा भाई, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक, तो देखना आगे है जैव विविधता। और जैव विविधता क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है एग्जाम में कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या, यानी विभिन्न जीव जंतुओं की संख्या को ही कहा जाता है जैव विविधता। यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव और जंतुओं की संख्या को ही कहा जाता है जैव विविधता। जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु, ये सब तरह तरह की तो हैं, विविधताएं ही तो हैं इनमें। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है तप्त स्थल, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है उसे तप्त स्थल कहा जाता है। दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार हैं। अरे जैसे आप भी भाई अच्छे अंक पाने के दावेदार हैं कि नहीं है? अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे 95% या 98% आए। तो अगर आप अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं तो आप इतने परसेंटेजों के दावेदार हैं। क्या है? दावेदार। आगे देखते हैं, देखिए आगे है दावेदार। वनों पर उनकी निर्भरता। अरे वनों पर तो सबकी निर्भरता रहती है। देखिए कैसे, अब बता रहा है आपको, जैसे स्थानीय लोग ये अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर, अरे एक प्रकार से पशुपालन जब करते हैं तो उनके लिए चारा और ये सब चीज़ें, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें उनको, फल फूल, ये कहाँ से मिलते? तो स्थानीय लोग भी वनों पर आश्रित। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। ठीक। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो देखिए ये सब निर्भर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, वन्य लोगों का यानी जो जीव जंतु उनका जीवन, और प्रकृति प्रेमी ये भी नहीं, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। अरे सुंदरलाल बहुगुणा नाम सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा भारत में वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा कई लोगों ने अन्य आंदोलन चलाया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। ठीक, इस तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं। क्या है? प्रकृति प्रेमी है। और इसके अलावा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्होंने वन महोत्सव प्रारंभ किया। ठीक, इसके अलावा जल पुरुष राजेंद्र सिंह, ये कई लोग ऐसे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो में इतना पढ़िए, आगे के लिए आपको दूसरे पार्ट में भी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।